घर से भागकर शादी करने वाली लड़कियों के लिए ट्रेन के एसी कोच में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला था और नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और शीट के नीचे से अपना बैग निकालकर उसके टूल बॉक्स से पिन ढूंढकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर मुझे पिन वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो इधर से उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी है? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने मुझे मोबाइल दे दिया। मैंने मोबाइल देखकर उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से यह सिम खरीदी गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा तो बता देना। लड़की बुदबुदाई, ओह। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना है तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से ख़रीदी गई है मुझे ये पता नहीं। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं? अब दिल्ली में रहते हैं? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई नहीं काम नहीं है, ना मेरा घर है। तो मैंने उत्सुकतावश ही पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई। आखिर किस कैद में थी ये कमसिन अल्हड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहे शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने ऐसे ही हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही है आप? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा है? वह बोली, अकेली नहीं हूँ, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो मिलेगा और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वह खुश हुई, बोली, वाओ, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप यह बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है या भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो और दो चार मुस्टंडे भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, सबीना, अंजलि, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे को देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो? वो बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? मैंने काउंटर किया। वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 28 साल हो गई है, यानी 10 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग भी रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान ज़रा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वह खुश हुई। बोली, मुझे उसने, प्रेमी ने, पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड ख़राब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में ही सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली। कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरी से दूर रहने की सलाह नहीं दी?
उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेनें बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने भी हामी भरी, बोली, हाँ, बहुत टैलेंटेड है वो, उसकी जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, एक बेटी है 2 साल की। ये देखो उसकी तस्वीर मेरे फ़ोन पर। बच्ची की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई थी तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ा? उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबी अवधि के बाद रख सकते हैं। उस वक्त यह मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना, अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए। मैं कुवैत वापस आ गया, लेकिन अपना इस्तीफ़ा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? उसने हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि यह लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और यह भी कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने की कुछ भी वजह हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेमी जोड़े की पसंद ही सही हो, दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। मतलब की बात यह है कि कौन ज़्यादा समझदार है और वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी लड़की को तर्क दिया, हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गलीनी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो जो दोनों का हो, औलाद और माता पिता दोनों की सहमति से, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये इश्क है। तुमने अकल का दखल नहीं दिया, ये इश्क है। नफ़ा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था, उसे खाली स्पेस में इश्क इंस्टॉल कर दिया। जिसने इश्क को इंस्टॉल किया वो इश्क में नहीं है। यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं है, बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता है, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता है। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी है, ये नामुमकिन है। मजनू मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई, उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैसा था जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो सातिर होता तो क्या से मजनू ना बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर से निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फ़कीर हो गया, कोई जोगी हो गया, किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया, किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया। लालच, वासना और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद को समर्पण करता है, जैसे तुमने किया, लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था। यानी तुम्हारे इश्क में तृष्णा की मिलावट हो गई है। डॉक्टर इकबाल का एक शेर है,
अकल अय्यार है, 100 भैंस बदल लेती है। इश्क बेचारा ना मुल्ला है, ना जाहिद और ना हकीम। लड़की अचानक सी खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट और लड़कपन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी की एक बूंद पिएगी। जबकि आपको अपने प्रेमी को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फ़र्क पड़ता, ना दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौड़े लपाड़े को जो इश्क हो जाता है, वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर, और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया था। वो मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की नज़र उसकी तरफ ही थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल किया करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पापा फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दे दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू कहानी के साथ।